कॉमर्स एक्सेस मार्केटिंग। आज हमारे मार्केटिंग की सेकंड क्लास है। कल की क्लास में हमने देखा था कि मार्केटिंग का ओवरव्यू क्या है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि देखो एक टॉपिक अपना रह गया था कि मार्केटिंग एंड सेलिंग के बीच का डिफरेंस, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे हमारा मार्केटिंग इन्वायरमेंट। और मार्केटिंग इन्वायरमेंट मतलब स्टडी करने की ज़रूरत क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो हम लोग कंपेरेटिव देखेंगे कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट मैक्रो एंड माइक्रो एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट हैं और एक दूसरे में क्या क्या चीज़ें आती हैं उनमें। हेलो फ्रेंड्स, DFCCIL का हमने एक फ्री बैच लॉन्च किया हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, हमने अपने इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ रेलवेज को कंप्लीट कर दिया है। अभी हम लोग अपने मार्केटिंग के चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं और इसके बाद में फिर हम लोग अपना CRM को कंप्लीट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल के साथ में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच रहे और उनको पता लगे कि किस तरीके से हम लोग एक फ्री पूरा बैच लॉन्च किए हुए हैं। ठीक है, चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का। तो सबसे पहले देखो क्या है कि डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग कंसेप्ट। ये हालांकि लास्ट क्लास से कंसेप्ट था बट उसमें रह गया था, तो मैं आज की क्लास में उसको कंप्लीट करवा देता हूँ। तो देखो मार्केटिंग क्या है। सबसे पहले कई बार जैसे ऐसा आता है ना मेरे दिमाग में कि भाई सेलिंग कर रहे हैं तो सेलिंग हमें मार्केटिंग ही लगती है, बट देखो मतलब इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किस तरीके से, क्योंकि मार्केटिंग जो है ना हमारा, ये एक बहुत बड़ी अप्रोच है। मतलब मार्केटिंग पूरा आप ये समझो कि ब्रह्मांड है और सेलिंग कंसेप्ट जो है ये इसमें एक कंट्री है। इसी से भाई मार्केटिंग कंसेप्ट का वर्ल्ड समझो और इसी में एक छोटी सी कंट्री है, वो क्या है हमारा सेलिंग। ठीक है, तो मार्केटिंग और सेलिंग क्या होता है, हमेशा डिफरेंट होते हैं। तो कभी भी मतलब इन रियल लाइफ में अगर कोई आपसे पूछे कि ये सेलिंग क्या है तो आप कभी उसको मार्केटिंग नहीं बोलेंगे। अब हम आगे देखते हैं। मार्केटिंग कंसेप्ट emphasizes इन इज ऑन कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। इसका जो मेन जो मतलब ध्यान जो होता है ना मार्केटिंग का, वो किस पे होता है, कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स पे। जैसे मैंने आपको कल की क्लास में साइकिल समझाई थी ना स्टार्टिंग से, कि कैसे रिसर्च से स्टार्ट होता है एंड देन लास्ट में आके रिसर्च तक जाता है। तो मार्केटिंग अब वही है कि मार्केटिंग यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे यहाँ तक जाती है पूरी प्रोसेस। और उसी के बीच हमने देखा था कि एक सेलिंग भी एक आ रहा था कि हमको एक अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। तो वही जो एक सेलिंग जो उसका एक पार्ट जो था ना मार्केटिंग के अंदर, वही सेलिंग है। सेलिंग क्या कहता है, इट एम्फेसाइजेज ऑन द प्रोडक्ट। सेलिंग और सिर्फ किस पे एम्फेसाइज करेगा या फिर किस पे ध्यान देगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो सेलिंग का हमारा होगा मेनली क्या, प्रोडक्ट, और मार्केटिंग का हमारा क्या होगा, कंज्यूमर्स नीड्स एंड वांट्स। कंपनी फर्स्ट डिटरमाइंस कस्टमर्स नीड्स एंड वांट्स एंड देन डिसाइड्स हाउ टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर अ प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई दिस वांट्स। वही वाली बात जो कल मैंने आपको साइकिल में समझाई थी। कंपनी मैन्युफैक्चर्स द प्रोडक्ट फर्स्ट एंड देन डिसाइड्स टू सेल इट। ठीक है, कंपनी ने मतलब मान लो प्रोडक्ट बना लिया और फिर उसको क्या करेगी, मार्केट में सेल करने जा रही है और सेल के फिर वो अलग अलग तरीके देखेगी। ठीक है, मार्केटिंग किस तरीके से अलग हुई इससे, कि पहले तो मार्केट में जाकर रिसर्च करेगी भाई कस्टमर खरीदना क्या चाहता है, एक्चुअली उसकी नीड्स क्या है, वांट्स क्या है। बट सेलिंग में क्या है, भैया प्रोडक्ट बन गया उसको लगा के मार्केट में सीधा बेच दो। फिर मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या है, मैनेजमेंट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड। तो मार्केटिंग जो मैनेजमेंट होगी वो हमारी क्या होगी, प्रॉफिट ओरिएंटेड होगी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रॉफिट को अर्न किया जाए। मैनेजमेंट इज सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड। सेलिंग कंसेप्ट ये कहती है कि भैया आपको बस माल बेचना है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको प्रॉफिट की तौर आप माल बेचो बस। ठीक है, भले ही आप उसमें डिस्काउंट्स दो। मार्केटिंग वही क्या बोलेगी कि भैया थोड़ा डिस्काउंट कम दो, हमें प्रॉफिट भी कमाना है। बट सेलिंग ये बोलेगा भैया बेचो यार, निकालो सीजनल डिस्काउंट्स दो, ईयरली डिस्काउंट्स दो, हैप्पी दिवाली डिस्काउंट दो, 15 अगस्त डिस्काउंट दो। ठीक है, ऐसे इस तरीके से चलेगा। फिर प्लानिंग इज लॉन्ग रन ओरिएंटेड। ठीक है, इसमें क्या होता है, मार्केटिंग हमारा हमेशा लॉन्ग रन के लिए होता है, क्योंकि मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट होकर पूरा घूम फिर के ऐसे करके आते हैं ना साइकिल, वहीं पे इसमें सेलिंग कंसेप्ट हमारा कैसा रहता है, शॉर्ट रन के लिए रहता है। क्यों, क्योंकि भैया प्रोडक्ट बना और उसको मार्केट में जाके बेचना। ठीक है, समझाया। फिर चलो आगे देखते हैं हम लोग क्या। फिर होता है हमारा स्ट्रेसेस नीड्स एंड वांट्स ऑफ बायर्स, व्यूज बिजनेस एज कंज्यूमर सेटिस्फाइंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसका मेन जो मार्केटिंग का जो वो होती है ना प्रोसेस, वही होती है कि फीडबैक लेना, फिर कंज्यूमर को बात करना कि भैया आपको क्यों दिक्कत क्यों हुई इस चीज़ में। अगर आपने रेटिंग कम दी है तो आपको कॉल बैक करेंगे कि भैया ऐसा क्यों हुआ, आपने हमको रेटिंग कम क्यों दी। आप बोलोगे भैया मेरे ये वाला प्रोडक्ट अच्छा नहीं था। तो मार्केटिंग क्या करेगा, उस पर जाके रिसर्च करेगा कि हाँ भैया हो सकता है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं रहा हो। ठीक है, तो फिर वो रिसर्च वगैरह करेगा एंड देन उसको फिर इम्प्रूव करेगा। वहीं पे हमारा सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है, स्ट्रेसेस नीड्स ऑफ सेलर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेलर के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है। व्यूज बिजनेस एज अ गुड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, emphasizes ऑन स्टेइंग विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो सेलिंग कंसेप्ट ये कहता है कि भैया आपको कॉस्ट को कम करो और जैसे भी चल रहा है ना चलने दो। ठीक है, कोई मतलब ध्यान देने की जरूरत नहीं किसी पे भी, आप बस चलने दो। चलो आगे देखते हैं।
Emphasizing on innovation on every sphere, on providing better value to the customer by adopting a superior technology. ठीक है, ये हमेशा कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स पे क्या करेगा भैया, रिसर्च करता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा हमारा कि कंज्यूमर को एक बेटर प्रोडक्ट मिलेगा, एक नई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आएगा इस तरीके से। ठीक है, ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेट इंटीग्रेटेड मैनर, द सोल पर्पस बीइंग जनरेशन ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ लेके चला जाएगा, मतलब मार्केटिंग को, सेलिंग को, एडवर्टीजमेंट को, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, फीडबैक को, और हमारे क्या होते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज को, फिर उसके बाद में स्टार्टिंग की रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। ठीक है, तो ये सारे के सारे मतलब डिपार्टमेंट एक साथ होके चलेंगे, ताकि क्या होगा कि मतलब सब में एक गठबंधन बन सके, एक जोड़ बन सके, और सब एक साथ स्टिमुलस एक लाइन में काम कर सकें। कंज्यूमर डिटरमाइंस प्राइस, इन टर्न प्राइस डिटरमाइंस कॉस्ट। ठीक है, कंज्यूमर जो क्या है वो प्राइस को डिटरमाइन करता है। मार्केटिंग व्यूज द कंज्यूमर एज अ लिमिटेड ऑफ द बिजनेस। ठीक है, मार्केटिंग क्या है कि कंज्यूमर तक ही अपने मतलब कस्टमर की पूरी पूरी अप्रोच को तक अपने आप को क्या रखता है, एक गठजोड़ करके रखता है। सेलिंग व्यूज कस्टमर इज द लास्ट वेरी पर्पस इन बिजनेस। अब देखो भैया, मार्केटिंग तो पूरा का पूरा ध्यान दे रहा है उस पर कस्टमर को, बट सेलिंग जो है वो क्या करता है, उस पर ध्यान नहीं देता कस्टमर को। सेलिंग की जो कॉस्ट, हमारी जो प्राइस जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, कॉस्ट पे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमारा आता है मार्केट इन्वायरमेंट। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है। तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट में देखो सबसे पहले क्या है कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप किसी एक सोसाइटी में रहते होगे, ठीक है, मान लो ये आपकी सोसाइटी है पूरी पूरी, और यहाँ पे आपका ऐसे घर बना हुआ है। यहाँ पे आसपास भी कुछ घर होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, और इसमें अलग अलग तरीके के लोग रहते होंगे। तो ये जो सोसाइटी का जो माहौल होगा वहाँ पर किस पे डिपेंड करेगा, इसी जो मतलब आपके घर का जो माहौल होगा वो कहीं ना कहीं तो इस सोसाइटी से प्रभावित हो गई ना। अगर आप गुंडे मवालियों की सोसाइटी में रहते हो तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपके घर के बच्चे जरूर गुंडे मवाली बनेंगे। वहीं पे आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हो जो पढ़ी लिखी और अच्छी है, इसीलिए कहते हैं ना कि सभ्य समाज की संरचना कीजिए, मतलब उस जगह पर मूव करिए जहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, पढ़ा लिखा समाज ढूंढिए। तो इसीलिए क्योंकि वो हमको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो उसी तरीके से हमारे मार्केटिंग का, बिजनेस का अपना एक इन्वायरमेंट होता है, और वो कहीं ना कहीं उसको बहुत हद तक प्रभावित करता है, क्योंकि आप बिना अपने मतलब इन्वायरमेंट से कट हुए रह ही नहीं सकते कभी। इन्वायरमेंट का मतलब कि आपके आसपास का इलाका, ठीक है, वो वाला नहीं कि पेड़ पौधे वगैरह। ठीक है, तो कि मतलब आपके आसपास में जो आपके कस्टमर्स हैं वो कैसे हैं, फिर आपकी मार्केटिंग कैसी है, आपकी जो रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, आपकी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट किस तरीके का है। तो इन सब चीज़ों पे क्या करता है, आपका मार्केटिंग का इन्वायरमेंट डिपेंड करता है। Marketing environment is a combination of external and internal factors and forces which affect the company's ability to establish a relationship and serve its customers. The marketing environment of a business consists of an internal and external environment. ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों अफेक्ट करती हैं किसको, हमारे बिजनेस यूनिट को। अब भैया इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, कोई भी कंपनी है, आप अपना घर देखो तो आपके घर में इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, आप, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई बहन, दादा दादी, ये आपका इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हुआ, आपकी गवर्नमेंट हो गई, आपके पड़ोसी हो गए, आपकी सोसाइटी होगी, आपकी कॉलोनी हो गई। ठीक है, आपकी जिस सोसाइटी में आप लोग रह रहे हैं वो सोसाइटी हो गई, या फिर जिस आप डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं वो वाली डिस्ट्रिक्ट हो गया, जिस स्टेट में आप रहते हैं वो सब कुछ, वो सब आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो उसी तरीके से बिजनेस को भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं। कैसे, अब भैया नाम बदल जाते हैं, बाकी चीज़ें हो जाती हैं। मम्मी पापा ये पे अब बिजनेस हेड आ जाएंगे, सीईओ आ जाएंगे, एम्प्लॉइज़ आ जाएंगे, हमारे रिटेलर्स आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाएंगे। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये पे गवर्नमेंट आ जाएंगे, पॉलिटिकल सिचुएशन कंट्री की आ जाएगी, इकोनॉमिक सिचुएशन आ जाएगी। चलो देखते हैं। द मार्केटिंग इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स को इंक्लूड करता है, क्या क्या है हमारे, एम्प्लॉइज़, कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ईटीसी। ठीक है, वहीं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक, दैट सराउंड द बिजनेस एंड इन्फ्लुएंस इट्स मार्केटिंग ऑपरेशंस। देखिए इसका मतलब क्या है कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट में इंटरनल फैक्टर्स हमारे वो फैक्टर्स होते हैं जिसको बहुत हद तक हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते हैं, कि मतलब उन पर आप प्रभाव डाल सकते हो। एम्प्लॉयज़ पे किस तरीके से कि भैया आपकी कंपनी में काम करते हैं, आप अपनी पॉलिसीज़ को बदलिए, तो एम्प्लॉयज़ उस हिसाब से काम करेंगे। कस्टमर्स को क्या आप प्रोडक्ट का टेस्ट एंड प्रीफरेंस चेंज कर दीजिए, ठीक है, तो कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स हमारे हो गए, जो लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो आपके कंट्रोल में ही रहेंगे।
आप जिस तरीके का प्रोडक्ट वगैरह बेचोगे वो उस तरीके से काम करेंगे। रिटेलर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, तो ये सब आपके अनुसार ही चलेंगे। वहीं पे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब हो गया कि सरकारें किस तरीके से गिर रही हैं, बढ़ रही हैं, ठीक है। इस तरीके से देखो कोई कंपनी है, गूगल है, ठीक है। गूगल ने इंडिया में R&D प्लांट लगाया। इंडिया में क्या थी, गवर्नमेंट स्टेबल थी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, तो इसने यहाँ पे लाके लगा लिया। लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है और उसके हाथ में भी नहीं है ये चीज़। क्या गूगल मतलब कर सकते हैं ऐसा कि वहाँ पे इसकी जो अभी जो सरकार चल रही है, इसकी क्या नाम है, इमरान खान की, तो उसकी वहाँ पे सरकार चलती रहे, या फिर अफगानिस्तान में टेररिस्ट को ख़त्म कर दे? नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके हाथ में है ही नहीं। बट वो अपने एम्प्लॉयज़ को हाँ चूज़ कर सकती है कि आप लोग अफगानिस्तान में काम करना चाहोगे, वो बोलेंगे नहीं भैया हम नहीं करेंगे, भागो भागो भागो। वो इंडिया में आ जाएंगे तो फिर वो इंडिया में काम करेंगे। लीगल इन्वायरमेंट हो गया कि जैसे भी ट्विटर और इंडियन गवर्नमेंट का आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा रस्सा कसातनी चल रही है कि मतलब ट्विटर को इंडियन गवर्नमेंट बोली कि आपको हमारे यहाँ के रूल्स मानने ही पड़ेंगे। और जाहिर सी बात है भैया, आप इंडिया से इतना पैसा उठाते हो, इतना आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सबसे बड़ी दुनिया की कंट्री में आप ट्विटर चला रहे हो अपना, यहाँ से आप अरबों खरबों रुपया लेके जाते हो, लेकिन आप यहाँ के रूल्स नहीं मानोगे, ऐसा कैसे चलेगा? रूल्स मानो, यहाँ के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से बिजनेस करो। एट लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक सिटीजन के अपने प्रोटेक्शन के लिए ही रूल्स बनाती है, वो आपसे कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाल रही, ठीक है। तो लीगल इन्वायरमेंट को भी चेंज नहीं कर सकती कोई भी कंपनी। फिर सोशल इन्वायरमेंट हो गया। सोशल मतलब कि जैसे हम इंडिया है, ठीक है, आपको एक बहुत अच्छे से एग्जांपल देता हूँ कि मैकडी पूरी दुनिया भर में बीफ बेचता है, बट इंडिया में आके वो वेज क्या बेचता है, अपना बर्गर बेचता है। क्यों? क्योंकि भैया इंडिया का सोशल इन्वायरमेंट ही ऐसा है। आप यहाँ पे बीफ बेच के तो देखो, यहाँ पे तो हल्ला हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी तो भैया एडवांसमेंट होती रहती है, हर कंपनी को टेक्नोलॉजी के साथ ही चलना पड़ेगा, नहीं तो पीछे पिछड़ जाएगी। जिस तरीके से कोडेक है, ठीक है, BPL है, कल मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, BPL हो गया, कोडेक हो गया, गोदरेज हो गई, हाँ, ये कंपनीज क्या है कि टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चली, इसलिए पिछड़ गई। फिर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि हमारी भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1981 से पहले एक पॉलिसी लेके आई थी, तो उसमें क्लोज्ड इकोनॉमी चलती थी, तो उस समय पे हमारे यहाँ पे कोई कंपनीज काम करने को राज़ी नहीं थी। देखो मैंने क्लास बना रखी है इसकी 1981 की, 3 क्लासेस हैं, तीनों क्लासेस को देखो आपको एक ही चीज़ में आ जाएगी, ठीक है। 1981 के बाद से फिर क्या हुआ, जब ओपन इकोनॉमी हुई तो यहाँ पे कंपनीज आने लग गई। तो इस तरीके से देखो हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे आगे, बट इस तरीके से एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट किसी बिजनेस को अफेक्ट करता है। The marketing environment can be broadly classified into 3 parts. First is internal environment. Internal one is the internal marketing environment includes all the factors that are within the organization, ठीक है, within मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर होते हैं, and affects the overall business operations. These factors include labor, inventory, company, policy, logistics, budget and capital assets, और इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें। और देखो इसको कोई मतलब समझाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, अब बस इसको नोट डाउन कर लीजिए कि इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। चलो अब आइए मेन चीज़ हमारी, तो माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। तो माइक्रो इन्वायरमेंट कौन सा है, जो हमारा छोटा है, ठीक है, जो मतलब लघु है, माइक्रो का मतलब लघु होता है, ठीक है, और जो छोटा जो होता है। तो इसमें क्या आएगा हमारे, जैसे इसमें क्या आएंगे हमारे कि हमारे जैसे कस्टमर्स आ गए, एम्प्लॉयज़ आ गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए, रिटेलर्स आ गए, शेयर होल्डर्स आ गए, जो मैंने आपको ऊपर समझाया था, जिससे मतलब कि हमारे बिजनेस शॉर्ट एंड लार्ज में मतलब हमेशा इन्फ्लुएंस होता ही होता है। वहीं पे हमारे मैक्रो इन्वायरमेंट्स कहने कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ कलेक्शन ऑफ दोज फैक्टर्स एंड कंडीशंस विच हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस पॉजिटिवली और नेगेटिवली। मतलब कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं उनमें जिसकी वजह से हमारे क्या है, बिजनेस इन्फ्लुएंस हो सकते हैं उन सब चीज़ों से, ठीक है। चलो देखो आप ना हमेशा ये चीज़ देखो कि माइक्रो इन्वायरमेंट हमारा वही होगा जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट तो करे, बट समहाउ हमारे पास मतलब कुछ ऐसे रूल्स हम लेके आ सकते हैं, हम लोग कुछ अपने प्रोडक्ट में ऐसी चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से वो मतलब हमारे कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहें, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा माइक्रो होता है। वहीं पर हमारा मैक्रो कैसा होता है, जो हमारे बियॉन्ड दी कंट्रोल है, जिसको हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। चलो आगे चलते हैं, तो देखो इसमें चीज़ें क्या क्या इंक्लूड होती हैं। तो मैक्रो में अगर हम देखेंगे तो फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री जहाँ कहीं वो बिजनेस करा है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, हाँ भाई सही सी बात है, आप टेक्नोलॉजी को कभी कंट्रोल में नहीं कर सकते। आप अपने टेक्नोलॉजी को नहीं इंप्रूव करोगे, सामने वाली कंपनी अपने टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करेगी और आपसे क्या करेगी, आगे निकल जाएगी, तो आपको भी इंप्रूव करनी ही पड़ेगी। फिर पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया किस तरीके से। अफगानिस्तान में कंपनीज क्यों नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पे भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कभी कंपनी छोड़ के भागो तो वहाँ पे क्यों पैसा लगेगी कोई भी कंपनी, वो इंडिया में आके पैसा लगा लेगी जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ऊपर से पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है।
इकोनॉमिक कंडीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसके लिए रूल्स बना सकती है, फिर आरबीआई बना सकती है। डेमोग्राफिक कंडीशंस, कि उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है। भैया बच्चे तो लोग ही पैदा करेंगे ना, कंपनी के हाथ में थोड़ी कि कंपनी धड़ल्ले से बच्चे पैदा करने लग जाएगी। सोशो कल्चरल एक्ट, हमारा इन्वायरमेंट वो क्या है कि लोग क्या सोचते हैं, लोगों का कल्चर क्या है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया है, ठीक है, इंडिया में क्या है, हिंदू धर्म है, मेजोरिटी ऑफ द पर्सन्स हिंदू है। तो जब यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पर्सन्स हिंदू हैं, तो कोई भी कंपनी यहाँ पे आएगी, अगर वो हिंदू मतलब रिलीजन्स को, उनकी सोच कल्चर्स को नहीं देखती। कैसे कि जैसे मतलब वो हिंदू धर्म का गॉडेस का अपमान करने लगे, मतलब गाय का अपमान करने लग गया, या गाय का ही बीफ बेचने लग गया, तो क्या कंपनी कभी इंडिया में सक्सीड हो पाएगी? नहीं हो पाएगी भैया। लोग उनको तोड़ फोड़ करके उनको भगा देंगे इंडिया से। और सही बात है, अगर आपको यहाँ पे बिजनेस करना है तो आपको हमारे कल्चर्स को की रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी, ठीक है, ये बात है। फिर जैसे कुछ अगर वो मुस्लिम कंट्रीज़ में जाती है, जहाँ पे मतलब मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है, क्रिश्चियन कंट्रीज़ में जाती है, तो वहाँ पे अगर वो बीफ वगैरह बेचेगी तो वो आराम से बेच सकती है, ठीक है, तो उसमें अपने इंडियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उस तरीके से अगर हम और भी चीज़ें देखें कि जैसे कोई भी कंपनी आई इंडिया में और वो यहाँ पे क्लोथिंग लाइन का बिजनेस करना चाहती है, ठीक है, तो वो कैसे इंडिया के मतलब ऐसे कपड़े देखेगी ना कि जो इंडिया में चल सके, जैसे साड़ी हो गया, ठीक है, और बिंदी हो गई, और अगर वो देखेगी मेकअप के लिए तो ये सब चीज़ें हो गई, तो ये सब चीज़ें देख सकती है। बट वहीं अगर वो किसी मुस्लिम कंट्रीज़ में जाती है तो वो क्या देखेगी कि जहाँ पे बुरखा बिके, या फिर जहाँ पे ऐसी चीज़ें बिके जहाँ पे मुस्लिम लोग पहनते हैं, या फिर वो यूरोपियन कंट्रीज़ में जाती है जहाँ पे जीन्स वगैरह बिकते हैं, तो उसको वहाँ के कल्चर को समझना पड़ेगा, तो वहाँ पे जीन्स बेचेगी या फिर ऊपर टॉप्स वगैरह बेचेगी, तो इस तरीके से काम करेगी। अगर वो राजस्थान में बिजनेस करती है तो वहाँ पे घाघरा बेचेगी, एंड जो मतलब उनकी ट्रेडिशनल जो कपड़े हैं वो बेचेगी। यूपी में आएगी तो घाघरा बेचेगी, तो कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, साड़ी बेचने लग जाएगी। तो इस तरीके से सोशो कल्चरल जो होता है वो इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है। फिर हमारे सप्लायर्स अफेक्ट करते हैं, इंटरमीडिएटरीज होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, तो इसके लिए हम इसको माइक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लो कि हमारे मैक्रो इन्वायरमेंट एंड माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अगर आप ये नोट डाउन भी कर लोगे ना, तो भी हमको क्या होगा कि बहुत हद तक आपको ये चीज़ें मतलब याद हो जाएंगी, दिमाग में बैठ जाएंगी। चलो ये हमारे हिंदी में है। आप वीडियो को पॉज करके इनको भी क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना। ये हमारे मैक्रो के हैं और ये हमारे माइक्रो के हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब देखो ऐसा क्या है कि हमको ज़रूरत क्यों है कि हम मतलब इसको पढ़ें। हमको ऐसा क्या ज़रूरत है कि हम माइक्रो इन्वायरमेंट पढ़ें, अपने अपने आसपास का इन्वायरमेंट को पढ़ें। तो सबसे पहले क्या है कि डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो मार्केट अपॉर्चुनिटी थ्रेट एनालिसिस, कि भैया अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है बिजनेस को, थ्रेट्स देखने हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी में कोई हमसे आगे निकल जाए, हमारा कॉम्पिटिटर्स हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट बना दे और हमसे आगे निकल जाए, हमारी कंपनी को लोग प्रीफर ही ना करें। हमको ऐसा भी नहीं करना, पीछा भी नहीं रहना। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, आने वाले फ्यूचर में टैप करनी है हमको अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि बिजनेस इज़ ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ इन द नियर फ्यूचर, कि आप अपने फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ को कितना अच्छी तरीके से देखते हैं। बिजनेस सिर्फ और सिर्फ उसी पे चलता है। और फिर इन सब चीज़ों को एनालाइज करके एक रिपोर्ट बनाना और फिर उसके ऊपर काम करना, ताकि हमारा बिजनेस क्या कर सके, आगे बढ़ सके, ठीक है। चलो अब हमारे सबसे पहले जो आता है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट का ये मतलब होता है कि हमारा पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, जेंडर रेशियो क्या है, ठीक है, एज स्ट्रक्चर क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, मोबिलिटी क्या है। एक एक चीज़ को मैं समझाता हूँ। पॉपुलेशन का साइज़, भैया इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बट मतलब ब्राज़ील से इसका एरिया वाइज क्या है, छोटा है, लेकिन और ऑस्ट्रेलिया से भी छोटा है। इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ है यार, ठीक है, और यहाँ की ब्राज़ील की कितनी है भैया, 20 करोड़ है, और ऑस्ट्रेलिया की कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 2.5 करोड़ है। हालांकि इनका साइज़ इंडिया से बहुत बड़ा है, बट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। तो क्या होगा कि जब कोई भी कंपनी इंडिया में आके यहाँ पे प्लांट लगाया उसने अपना, ठीक है, ब्राज़ील में एक ने लगाया, एक ने लगाया ऑस्ट्रेलिया में, इसने यहाँ से प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट किए और प्रोडक्ट बेचने भी लग गए, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको कहाँ पे होगा, मुझे आप बताओ। अब मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको ऑस्ट्रेलिया में होगा? नहीं भैया, ऑस्ट्रेलिया में फ़ायदा कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ ये 2.5 करोड़ ही प्रोडक्ट बेच पाएगी, यहाँ पे 20 करोड़ ही प्रोडक्ट बेच पाएगी, बट यहाँ पे 135 करोड़ प्रोडक्ट बेच पाएगी। तो क्या करेगी वो, चूज़ करेगी, ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया को चूज़ करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेबर भी सस्ता है और प्लस यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। फिर जेंडर रेशियो देखेगी, अगर कोई कंपनी मतलब इस तरीके से आती है, जैसे बहुत सारी कंपनी चलती है, आईटीसी है, आईटीसी क्या करती है, मर्दों का भी प्रोडक्ट बनाती है, महिलाओं का भी प्रोडक्ट बनाती है, बच्चों का भी प्रोडक्ट बनाती है। तो देखेगी कि भैया जेंडर रेशियो क्या है,
मतलब महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं। फिर इसी के हिसाब से पुरुष का साबुन ये है, महिलाओं का साबुन ये है, पुरुष की क्रीम ये है, महिलाओं की क्रीम ये है, पुरुष का जीन्स ये है, महिलाओं की क्रीम जीन्स ये है, ठीक है। पुरुष के लिए ये हेयर ऑयल है, महिलाओं के लिए ये हेयर ऑयल है। तो इस तरीके से जेंडर रेशियो जरूरत पड़ती है, एज की ज़रूरत पड़ती है। देखो, आप जीन्स का पैंट बनाओगे, आप हेड्स बनाओगे, आप क्या बनाओगे, सेल्फी कैमरास बनाओगे, आप गेमिंग पीसीस बनाओगे, तो आप किसको टारगेट करोगे? एक यंग पॉपुलेशन जो मतलब कहीं ना कहीं गेम खेलती है, जो स्टाइल मारना चाहती है, अपने स्टैंडर्ड एक अप रखना चाहती है। बट वहीं पे आप धोती कुर्ता बनाओगे, ठीक है। आप मतलब बड़े बड़े जो हमारे ग्लासेस होते हैं ना, जिन पे हाई पावर के होते हैं, वाले ग्लासेस बनाओगे। या फिर आप जिसको बुढ़े लोगों को पकड़ के नहीं चलते, स्टिक जो चलते हैं, ठीक है, सपोर्ट स्टिक बनाओगे। या फिर आप व्हील चेयर बनाओगे। तो आप कैसी पॉपुलेशन को टारगेट करोगे? बुढ़े पॉपुलेशन को। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब बुढ़ा जो प्रोडक्ट बनाएगी कंपनी, वो कहाँ पे बनाएगी ज़्यादा? जापान जैसी कंट्री में, जहाँ पे अभी पॉपुलेशन क्या हो रही है, एजिड हो रही है, ठीक है। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी, ऑब्वियस सी बात है भैया, दिल्ली के आसपास ज़्यादा फैक्ट्री लगेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा क्या है, हाई है। फिर मोबिलिटी, कि आप उस प्रोडक्ट को कहाँ तक कितना ज़्यादा क्या कर सकते हो, मोबाइल कर सकते हो, मतलब उसको कितना ज़्यादा लेके जा सकते हो। अब उसके बाद में कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। देखो, डेमोग्राफी तो हमारी क्या हुई, ये हमारी एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वहीं पे जो हमारा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है वो क्या हमारा थ्रेट है, क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटिव कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। फिर हमारा सपोर्ट इन्वायरमेंट। सपोर्ट इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, कंपोनेंट्स, मशीन्स, इन सब का प्राइस हमको कितना पड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अगर हरियाणा में कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं और यूपी में कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो हमको हरियाणा में सस्ती पड़े, वहीं पे हमको क्या यूपी में अगर महंगी पड़ रही है, तो क्यों ना हम हरियाणा में ही लगा लें। भाई कंपनी को क्या है, कंपनी को तो बस अपना प्रोडक्ट बेचाना है, फिर चाहे वो हरियाणा में बनाए। और अब तो जीएसटी और आ गया है, तो इसकी वजह से मतलब वन प्रोडक्ट वन टैक्स हो गया है, वो वन नेशन वन टैक्स हो गया। तो चाहे हरियाणा में बनाए चाहे यूपी में बनाए, उसको टैक्स तो सेम टू सेम ही देना है। तो अब वो क्या करेगा कि हरियाणा की अगर जहाँ पे भी उसको सस्ता लगेगा ना, वो वहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, फिर हमारा आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हमारा क्या होगा, बताओ मुझे। थ्रेट होगा कि जो हमारा दूसरा था अपॉर्चुनिटी होगी। देखो, ये बोथ है, क्योंकि इकोनॉमिक किस तरीके से, अगर आपकी इकोनॉमी कॉन्स्टेंटली गिरती ही जा रही है, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील की इकोनॉमी है, ये कभी ग्रोथ नहीं कर रही बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर इंडिया, चाइना एंड साउथ कोरिया की जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर रही है, तो ऑब्वियस बात है कि कंपनीज यहाँ पे आएंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हाई है। फिर जीएनपी देखेंगी, पर कैपिटा इनकम देखेंगी, इंटरेस्ट रेट देखेंगी, इन्फ्लेशन देखेंगी, इन सब चीज़ों पे अफेक्ट करेंगी। फिर आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, कि भाई हमारी कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडोप्टेशन कितनी चल रही है। इंडिया में लो चलेगी, क्योंकि इंडिया में सॉफ्टवेयर का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला है, तो यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनवाना है तो वो काफ़ी ज़्यादा लो रेट पे बन जाता है। फिर हमारा आता है सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट, जो मैं आपको बता रहा था, रिलीजन्स हो गया, हमारे लैंग्वेजेस हो गए, एजुकेशन लेवल्स हो गया, एस्थेटिक हो गया, एटीट्यूड्स हो गया, लाइफ स्टाइल्स हो गया, एंड हमारे बिजनेस कस्टम्स एंड बिलीव्स हो गया, ठीक है। लोग रिलीजन्स मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, ठीक है। लैंग्वेजेस, भाई सही साफ सीधी सी बात है, आप अपने प्रोडक्ट पे आपने देखा होगा ना कि काफ़ी ज़्यादा कंपनीज होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिख के देती हैं। क्यों? क्योंकि उनका टारगेट ग्रुप भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, उनके मतलब लैंग्वेजेस उनको चाहिए अलग अलग की लैंग्वेजेस को, लोग को टारगेट करते हैं, ठीक है। एजुकेशन लेवल क्या है कि जिस कंट्री में पढ़ा लिखा समाज होगा, उस कंट्री में प्रोडक्ट जो होंगे वो कैसे आएंगे, वो एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है। फिर हमारे एस्थेटिक एंड एटीट्यूड्स हैं कि भैया आप प्रोडक्ट को किस तरीके से देखते हो, ठीक है। फिर हमारे लाइफस्टाइल्स एंड बिजनेस कस्टम्स है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा लो है, तो आप क्या करोगे, आप लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीदोगे। वहीं पर अगर आपकी कंट्री में लिविंग स्टैंडर्ड्स हाई है लोगों का, क्योंकि उनको सैलरी वगैरह ज़्यादा मिल रही है और वो ज़्यादा ज़्यादा खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर लेवल उनका हाई है, परचेजिंग पावर लेवल उनका हाई है, तो वो क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे और हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या करेगा, उस कंट्रीज़ में ला के ज़्यादा से ज़्यादा बेचेगा। पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट मैंने आपको समझा दिया कि मतलब आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़। देखो, हमारी कंट्रीज़ में क्या है ना, हर तरीके की पार्टी हैं, राइट विंग है, लेफ्ट विंग्स हैं, ठीक है, कम्युनिस्ट हैं, और तो कुछ हमारी कैसी हैं, न्यूट्रल पार्टीज़ हैं। तो हमारी कंट्रीज में तो हर तरीके की पार्टीज़ मिलती हैं। तो कहीं ना उस कंट्री की जो आइडियोलॉजी होती है वो क्या करती है, उस इकोनॉमिक कंडीशन को कहीं ना कहीं क्या करती है, अफेक्ट करती है। किस तरीके से बीजेपी को ज़्यादातर राइट विंग की पार्टी कहा जाता है, तो ये एक ओपन माइंडेड मतलब एक कैपिटल
फ्रेंडली कंट्री कही जाती पार्टी कही जाती है। तो अब देखो, आप इसके बिजनेस, आप इसका वर्किंग करने का तरीका देखो। जब से बीजेपी इंडिया में आई है तब से एफडीआई का इन्फ्लो हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इन्होंने 100% एफडीआई कर दिया, इन्होंने मार्केट को ओपन कर दिया। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया की कैपिटल के इन्वेस्टमेंट लेके आओ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बनाओ। वहीं पे जब अगर किसी भी स्टेट में आप देखोगे जहाँ पे कम्युनिस्ट कंट्री पार्टी है, तो वहाँ पे आप देखना कि बिजनेस बहुत ज़्यादा लो है। क्यों? क्योंकि उनकी मतलब जो आइडियोलॉजी है वो कम्युनिस्ट टाइप की है। वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर की कंपनीज को क्या कहते हैं, बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में। चलो आगे चलते हैं हम लोग बायर बिहेवियर। अब आता है हमारा बायर का बिहेवियर कि कंज्यूमर मतलब कोई भी प्रोडक्ट खरीदने को जाता है तो उस तरीके से उसको किस तरीके से क्या करता है, बिहेव किस तरीके से करता है खरीदने के लिए। कंज्यूमर बिहेवियर इज द बिहेवियर दैट बायर और कंज्यूमर्स डिस्प्ले इन सर्चिंग फॉर परचेजिंग, यूजिंग, एवेल्यूटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट दे एक्सपेक्ट विल सेटिस्फाई देयर नीड्स। ठीक है, मोवन हैज़ डिफाइंड, मोवन जो है ये एक मतलब इंसान है जिन्होंने बायर बिहेवियर को डिफाइन किया किस तरीके से, हैड डिफाइंड इट एज द स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग यूनिट्स एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व इन एक्वायरिंग, कंज्यूमिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ एंड आइडियाज़। ठीक है, अगर अभी आपको मतलब ये डेफिनेशन नहीं समझ में आई हो तो आपको अभी आगे मैं बताता हूँ कि किस तरीके से होता है। तो देखो, किसी भी ना कंज्यूमर के, आप भी एक कंज्यूमर रहते हैं मार्केट में, जब आप भी कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हो, मतलब दूध भी लेने जाते हो ना, तो भी आप कंज्यूमर हो। तो उसमें भी आप क्या करते हो, थ्री जो हमारे होते हैं फेजेस आते हैं। एक आता है हमारा एक्विजिशन, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को खरीदते हैं। फिर आता है हमारा कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब क्या होगा कि हमने उसको कंज्यूम किया। फिर उसके बाद में आता है डिस्पोजिशन, कि मतलब फिर हमको कुछ रिजल्ट मिला कि भैया अच्छा था कि नहीं था। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, कि आपने मार्केट में छोले भटूरे मंगवाए। ठीक है, या चलो छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर के पास में मूलचंद पराठे वाला है, तो इसके पराठे काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं पूरी दिल्ली में। ठीक है, मैंने इसके सबसे पहले पराठे मंगवाए, तो ये क्या हुआ, मेरा एक्विजिशन फेज़ हुआ। फिर मैंने इसको खाया, तो ये मेरा क्या हुआ, कंजप्शन फेज़ हुआ। ठीक है, जब मैंने इसको खाया तो मुझे कुछ अच्छा सा लगा, मैंने कहा बड़ा अच्छा बटर सा था, बड़ा अच्छा रायता था, ये सारे ना मुझे मज़ा ही आ गया इसको खा के। लेकिन फिर इसके बाद में क्या आता है कि एक फेज़ आता है, कौन सा, डिस्पोजिशन फेज़। तो डिस्पोजिशन फेज़ में हम लोग क्या करते हैं कि मैं गूगल रिव्यूज़ पे गया, मैंने जाके उसका रिव्यू कर दिया कि भैया बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट यार, खरीदो। वहीं अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने उस पर रिव्यू डाल दिया कि यार अच्छे नहीं है यार, क्या करें हम लोग, हैं भैया मत खरीदो, मत आओ यार यहाँ पे, अच्छे नहीं है। बट ओवरऑल क्या है कि वहाँ के प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली अच्छा बनाता है पराठे, इसलिए लोग यहाँ पे दूर दूर से भी खाने के लिए आते हैं। चलो, एक्विजिशन फेज क्या कहता है, दिस रेफर्स टू हाउ बायर्स एक्वायर्ड एंड द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर देयर कंजप्शन। ठीक है, अभी तक कंजप्शन हुआ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बायर क्या कर रहा है, खरीद रहा है। मच ऑफ द रिसर्च इन द बायर बिहेवियर इज फोकस्ड ऑन द एक्विजिशन फेज। मतलब इसमें क्या करेगा ना, सामान को खरीदने की बात करेगा। किस तरीके से, मैंने अपने लिए एक वॉशिंग मशीन खरीदी थी आज से 1 साल पहले। तो हमने क्या किया, हमने जो सिंगल डोर मतलब वाली होती है ना, जिसको नीचे से कपड़े डाल देते हैं हम लोग, तो वाली खरीदी थी। तो उसमें क्या किया, मैंने मार्केट में एक रिसर्च करी, मैं खरीदा नहीं हालांकि, बट मैं गया, मैंने एलजी की देखी, बॉश की देखी, ठीक है, वर्लपूल की देखी, और भी बहुत सारी कंपनीज थी यार, वोल्टास की थी, और मतलब सैमसंग की थी, मैंने सबकी देखी। बट मैंने खरीदा नहीं, मैंने इसके फीचर्स सबसे पहले देखे, इसके फीचर्स देखे, इसके फीचर्स देखे, इसके फीचर्स देखे। फिर मैं घर पे आया, मैंने सबके रेट देखे अलग अलग, ठीक है, और फिर सबके फीचर्स को मैंने कंपेयर किया। तो ये क्या हुआ, मैंने एक रिसर्च करी ना छोटी मोटी सी। व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग द एक्विजिशन फेज, मार्केटर्स शुड एनालाइज द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चॉइस ऑफ बायर्स और कंज्यूमर्स। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आई कि आप क्या करते हो ना, आप जाके वहाँ पर खरीद रिसर्च करते हो एक छोटी मोटी सी मार्केट में। ठीक है, फिर आता है हमारा कंजप्शन फेज। अब कंजप्शन फेज में क्या होता है कि आप मार्केट में उस चीज़ को खरीद लिए। दिस रेफर्स टू हाउ बायर्स यूज और कंज्यूम द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, आप एक्विजिशन में आप उस चीज़ को खरीद के लेके आए, और कंज्यूमशन में आके मतलब मैंने वॉशिंग मशीन देखी थी, फिर मैंने यहाँ पे आके क्या किया, उसको मतलब यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो एलजी की मैं लेके आया मान लो, तो एलजी की जब मैं लेके आया तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी वॉशिंग मशीन थी, सब कुछ ऑटोमेटिक था, अपना कपड़ा डाल दो, खुद ही धुल रही है, खुद ही उसको क्या कर रही है, ड्राई कर रही है, और सुखा के मुझे बाहर निकाल के देती है कि भैया ये लो बाहर जाके डाल दो। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो कंजप्शन फेज क्या हुआ कि आपने उस चीज़ को कंज्यूम किया, आपने उस चीज़ को यूज़ किया, अब आपको वो चीज़ कैसी लग रही है। हियर द मार्केटर्स शुड एनालाइज हाउ बायर्स एक्चुअली यूज अ प्रोडक्ट और सर्विस एंड द एक्सपीरियंस दैट बायर ऑब्टेन्स फ्रॉम सच यूज़। मुझे एलजी की वॉशिंग मशीन यूज़ करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो ये मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा एक एक्सपीरियंस था। फिर आता हमारा डिस्पोजिशन फेज। तो डिस्पोजिशन फेज क्या कहता है, इट रेफर्स टू व्हाट बायर्स डू विद अ प्रोडक्ट वंस दे हैव कंप्लीटेड इट्स यूज़। ठीक है, डिस्पोजिशन फेज में मैंने एलजी के प्रोडक्ट को यूज़ करा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन उसके अंदर क्या हो कि हो सकता है कि मुझे अच्छा लगा, हो सकता है कि मुझे अच्छा नहीं लगा।
लेकिन जब मुझे अच्छा लगा तो मैं क्या करूँगा, मैं कंपनी का एक पॉजिटिव फीडबैक लिखूंगा, ठीक है। और कोई मेरे पास आएगा ना पूछने के लिए कौन सी वॉशिंग मशीन लूँ, तो मैं उससे कहूँगा भैया तो एल की ले ले, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनेगा। लेकिन वहीं पे अगर मुझे अच्छा नहीं लगता है एल का प्रोडक्ट, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहीं ना कहीं जाकर उसके रिव्यूज़ लिख दूंगा। गूगल रिव्यू पे क्या मैंने जाके उसका डाल दिया भैया इसके प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, मत खरीदो। मैंने फेसबुक पे डाल दिया यार मैंने इसकी वॉशिंग मशीन खरीदी थी, अच्छी नहीं निकली, कोई और खरीदने जा रहा है तो प्लीज़ बी अवेयर, ठीक है। या फिर मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाकर उसकी शिकायत भी कर सकता हूँ कि भैया जो इन्होंने प्रोडक्ट दिखाया था वो अच्छा नहीं है। या फिर मैं कंपनी को सीधा सीधा लिख सकता हूँ, मेल डाल सकता हूँ कि मैंने खरीदा था, मैं बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हूँ, ठीक है, और मुझे आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मैं न्यू फ्यूचर नहीं खरीदूंगा। कोई मेरे पास में आया कि वॉशिंग मशीन खरीदनी है, तो मैं उससे बोल दूँगा कि भैया तू एल की तो मत ही खरीद, मैं खरीद के क्या कर रहा हूँ, पछता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से देखो आज की हमने अपनी क्लास में क्या देखा कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है और इसकी नीड क्या है, हमारा माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट की नीड क्या है, देन हमको उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। आई होप आपको यार क्लास में समझ में आया होगा सब कुछ। अगर आप हमारे चैनल के साथ में नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। बताइए किस तरीके से हम कॉमर्स एक्सेस पूरा का पूरा एक फ्री बैच दे रखा है और आप लोगों को एक भी पैसा बिना चार्ज किए पढ़ा रहे हैं। इस पर हमने अपने इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ रेलवेज को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग अपने मार्केटिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। We will meet tomorrow with a new class and we will see that how we can complete this class in the very short time. Okay, thank you so much. Stay connected with Commerce Access. Thank you.